हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी के 2024 फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक आरओ एआरओ का प्रीलिम्स एग्जाम है। ये तिथि 11 फरवरी को प्रस्तावित की गई है। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दे आईएएस की तरफ से जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम फुल मॉक टेस्ट को कवर करेंगे जो न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है DIS की तरफ से। उसके 140 प्रश्नों को विद करंट अफेयर के प्रश्नों के समेत कवर करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आयोग आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो भी साथी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये DIS की तरफ से टेस्ट सीरीज नंबर 1 दी गई है। इसमें फुल टेस्ट प्लस करंट अफेयर साथ होगा। ये 2023 की होगी। अगर आप सभी लोग घर बैठे टेस्ट सीरीज मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप मंगा सकते हैं। आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है इस एग्जाम में आपसे 140 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस वाले में, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है। तो आइए बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की तरफ। जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चले फटाफट। चलिए आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फुल मॉक टेस्ट होगा, 140 प्रश्नों को ही कवर करेंगे। यहाँ पर एक भी प्रश्न छूटा नहीं जाएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा कथन है इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो आप सभी को याद रखना है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल पहला सही है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है दूसरा कथन? क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग ये कार्य हुए थे कि बंगाल और जो जो मद्रास और मुंबई था ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो किए गए थे। ठीक है, वो आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था। यहाँ पर 1784 दिया है, इसीलिए सेकंड गलत है, पहला सही है। दूसरा प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। निम्न में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? बताइए सही प्रश्न क्या होगा। देखिए बात करेंगे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम, तो उसका नाम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कैनिंग 1800, यहाँ पर देखिए प्रश्न आप याद रखेंगे, 1857 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर थे। बट 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय कहे गए। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2000 माफ कीजिए 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन है लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, जगजीवन राम, बलदेव सिंह। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए जो सही सुमेलित पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, जैसे जोगेंद्र नाथ मंडल की बात की जाए तो इनको यहाँ पर जो सही सुमेलित है तो ये जोगिंदर नाथ मंडल, ये रेल मंत्रालय यहाँ पर दे रहा है। देखिए लियाकत अली की अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए था कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए लियाकत अली वित्त मंत्रालय से संबंधित थे तो ये सही है। ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय से संबंधित थे, ये भी सही है। बलदेव रक्षा मंत्रालय से, ये भी सही है। जोगिंदर नाथ मंडल रेल मंत्रालय दे रहा है, ये गलत है। या अरुणा आसफ अली होना चाहिए था। ठीक है, अरुणा आसफ अली थी रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न आप देखेंगे निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन से 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं? बताइए कौन से 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं? तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो आपको बताना है। 21वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जो भाषा जोड़ी गई थी उसका नाम था सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, ये 1992 दे रहा है। तो 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है, ये 1992 में हुआ था और इसके अकॉर्डिंग 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2003 में, और इसके अकॉर्डिंग 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इस प्रकार जहां मूल संविधान में 14 भाषाएं थी वहीं वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं संविधान में। इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये चारों जो तीनों हैं वो तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? तो बताएंगे इनमें से कौन सी चीज आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन,
यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तीसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और फोर्थ ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो हमसे पूछा है कि कौन सी चीज आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सदस्यों का निर्वाचन। ये आयरलैंड के संविधान से नहीं है, तो क्या क्या लिया गया है, राज्यों में सदस्यों का मनोनयन, दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है ये कहां से लिया गया है, याद रखेंगे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, याद रखेंगे सभी मित्रगण, दक्षिण अफ्रीका से ये चीजें ली गई हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। देखिए हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो नगर है ये रावी नदी के तट पर था, ये रावी नदी के तट पर था। कालीबंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी के तट पर था, घग्गर नदी के तट पर। लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के तट पर था, भोगवा नदी के तट पर। रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी के तट पर था, सतलज। और हमसे ही पूछा कि निम्न में से कौन सा सतलज नदी के तट पर था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्न में से किस नदी के तट पर नहीं था। ठीक है, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो कौन कौन सी नदियों के तट पर नहीं था। चेनाब नदी के तट पर था, झेलम नदी के तट पर था, सिंधु नदी के तट पर था, गंगा इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गंगा नदी के तट पर नहीं था। आपने नहीं सुना होगा कि गंगा नदी के किनारे कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता पनपी। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता। यानी इनमें से कौन सा निर्वाचन जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता। देखिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव यही कराता है, संसद के सदस्यों का चुनाव यही कराता है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि पंचायत एवं नगर निगम के जो चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है, बताइए। देखिए बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 371 झा। अनुच्छेद 371 झा में गोवा राज्य के बारे में विशेष उपबंध है। उसके बाद आता है ज, इसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष उपबंध है। ये सारे सुमेलित हैं। झा में मिजोरम के बारे में है और घा में आंध्र प्रदेश के बारे में है, तो ये सभी सही सुमेलित हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। 3 कथन दिए गए, आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए पहला जो कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो ये देखिए नहीं शब्द दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्य करेगा, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ 2 कथन दिए गए। पहला अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, तो ये जो दिया गया है आपका ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये दोस्तों गलत है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति पर जब भी अनुच्छेद 61(1) के तहत जब भी महाभियोग चलाया जाएगा तो केवल आपको संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर सिद्ध कदाचार शब्द का प्रयोग दिया गया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर केवल बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए थोड़ा डार्क कलर में भी दिया गया है कि सत्य नहीं है। पहला यह मूल अधिकार का हिस्सा है। दूसरा ये संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। तीसरा ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है और चौथा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसका सही विकल्प होगा कि इनमें से कौन सा गलत है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है। ये मूल अधिकार का हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल अधिकार का हिस्सा नहीं, ये मूल कर्तव्य का हिस्सा है।
दूसरा कह रहा है ये संविधान के भाग 4 में, बिल्कुल सही है, भाग 4 काम है। ये भी सही है, रूस से लिया गया है और 86वें संविधान के द्वारा 11 में जोड़ा गया है। भाग 4 का में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। इस किसकी बात हो रही है? मौलिक कर्तव्य की, जिसे मूल कर्तव्य भी कहते हैं। ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे और उस समय इनकी संख्या 10 थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी उत्प्रेक्षण रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाने से है। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। कब किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 312 में क्या दिया गया है? राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। और ये जब किया जाता है जब 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऐसे भी प्रश्न आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही विकल्प आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, ये बिल्कुल सही बात है और ये आर्टिकल 41 में दिया गया है, तो ये तो है। दूसरा 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु शिक्षा का अधिकार, ये जो दूसरा दिया गया है ये अनुच्छेद में नहीं आता। ये किस में आता है? तो याद रखेंगे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत? बताइए फटाफट, किसके अंतर्गत आता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की देखरेख का जो उपबंध दिया गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। किसके अंतर्गत आता है? याद रखेंगे साथियों, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। ये 36 से 51 में आप बताइए। देखिए एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहले तो भाग की बात कर लेते हैं। तो ये कौन से भाग में आता है? ठीक है, ये भाग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये कौन से भाग में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भारतीय संविधान के भाग किसके अंतर्गत आते हैं? ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। और ये जो बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये मूल कर्तव्य में भी शब्द जोड़ा गया है। तो यही नहीं होगा ऑप्शन बी, लोक स्वास्थ्य के लिए ये भी है, पर्यावरण का संरक्षण ये भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये चीजें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 45 के तहत एक चीज जोड़ी गई थी, वो थी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, वो होता अगर यहाँ पर तो ये सही हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक कारक और दूसरा अभिकथन है। अभिकथन है कि मान्यवादी सरकार का पूर्णकालिक वित्त परामर्शवादी होता है। कारण है इसका परिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे दोनों पर। तो यहाँ पर देखिए जो पहला दिया गया कि इसका परिश्रमिक राष्ट्रपति, माफ कीजिए थोड़ा ऊपर अभिकथन दिया गया, इसे पहले देखेंगे। मान्यवादी सरकार का पूर्णकालिक वित्त परामर्शवादी होता है। याद रखें मान्यवादी की बात हो रही है, ये आर्टिकल 76 में दिया गया है, यानी 76(1) के अनुसार, क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसा परिश्रमण प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होना चाहिए क्या? ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? साथियों याद रखेंगे 29 विषयों पर, 29, ऑप्शन नंबर सी, 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये वर्णित है किस आर्टिकल में? याद रखेंगे ये जो कहानी दी गई है आर्टिकल 153 में दी गई है और कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक था, एक पद का नाम है, आपको बताना है कि ये पद क्या था।
सल्तनत काल की बात हो रही है। वरीद ए मुमालिक ये कौन था? इसका सही विकल्प होगा ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी हुआ करता था। कौन? गुप्तचर विभाग का अधिकारी हुआ करता था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इन प्रश्नों को आप कवर कर लें। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। अश्वशाला का प्रमुख, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अश्वशाला के प्रमुख को क्या कहा जाता था, या अश्वशाला का प्रधान इसे कहते थे अमीर ए आखूर, क्या कहा जाता था? ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अमीर ए आखूर ये एक पद था, ठीक है। आखूर ये अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था या प्रमुख होता था। एक यहाँ पर प्रश्न दिया गया दीवान ए मनसा, ये दीवान ए मनसा क्या होता था? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राजकीय पत्राचार होता था इसे दीवान ए मनसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए मनसा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किस पद के लिए क्या शब्द दिया गया है, ठीक है। गुप्तचर विभाग के अधिकारी को कहते थे दीवान ए मुमलकित, और दूसरा है अश्वशाला का प्रमुख आमिर ए आखून, पत्राचार का प्रमुख इसे कहा जाता है दीवान ए मनसा। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे सहनामा की, तो जो सहनामा लिखा गया है वो किसने लिखा है, ठीक है। फिरदौसी ने क्या लिखा है, इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमसे पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए सहनामा की रचना फिरदौसी ने की, बिल्कुल सही है। जो श्री कृष्ण विजय दिए गए हैं, इन्होंने जो रचना की है वो आपकी मालाधर वसु की है, ये भी बिल्कुल सही है। तहकीक ए हिंद, इसकी जो रचना की है वो अलबरूनी ने की है, ये भी बिल्कुल सही है। रहला की बात करें तो रहला की जो रचना की है वो इब्न बतूता ने की है। किसने की है? याद रखेंगे ये इब्न, माफ कीजिए इस तरीके से लिखा जाता है इब्न बतूता, देखिए इब्न बतूता, बतूता। तो रहला की रचना किसने की है? इब्न बतूता ने की है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? यानी जो बिल्डिंग दी गई इनमें से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया? ताजमहल का कराया था, लाल किले का शाहजहां ने कराया था, आगरा फोर्ट का, देखिए माफ कीजिए आगरा फोर्ट जो दिया गया इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया, ठीक है। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, अकबर, अकबर के द्वारा कराया गया। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनके स्थापत्य के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जैसे सोशल सर्विस लिंक की बात की जाए, ये जो सोशल सर्विस लिंक है इसकी स्थापना कब होती है? तो सोशल सर्विस लिंक की स्थापना होती है 1911 में, यानी 1911 में। स्वराज पार्टी की स्थापना सभी को याद होना चाहिए, तो बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1923 में इसकी स्थापना होती है स्वराज पार्टी की। द फर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। तो इस प्रकार आपको ये चारों ही लिंक याद होनी चाहिए। सोशल सर्विस लिंक की स्थापना 1911 में, स्वराज 1923 में, द फर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में। इस प्रकार इसका सही विकल्प अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? तो पहले तो याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तहकीकात कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? याद रखेंगे दोस्तों, 2 कमेटी का गठन किया गया था। एक तहकीकात कमेटी, ये भारत की तरफ से गठित की गई थी, और आप सभी कमेंट करके बताएं अंग्रेजों ने हंटर आयोग या हंटर कमेटी का गठन किया था, ठीक है। ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ही तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था, और अंग्रेजों द्वारा इसकी जांच हेतु एक हंटर आयोग या हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है। अभिकथन कह रहा है कि चार्ल्स मेडकॉफ को पत्राचार का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा है मेडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू कराया था। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? दोस्तों देखिए जो पहला कथन दिया गया ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों ही कथन सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पत्रिकाएं और दूसरी तरफ लेखक और संपादक दिए गए हैं, आपको सुमेलित करके बताना है कौन किससे सुमेलित होगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके जो लेखक हैं या संपादक है वो जवाहरलाल नेहरू है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा दिया गया है
हिंटर्स ऑफ सेल्फ, ये लाला हरदयाल, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया ए नेशन इन मेकिंग, ये मोहम्मद अली, बिल्कुल सही है। हमदर्द सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 2 3 4, नहीं माफ कीजिए 1 2 3 4 नहीं होगा, इसका सही विकल्प होगा। देखिए यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा बदलाव हुआ है। हमदर्द की बात करें तो ये मोहम्मद अली के बीच जाएगा, और ए नेशन इन मेकिंग की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बीच। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी होगा 1 2 4 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमदर्द मोहम्मद अली का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। ये जो पवनार आंदोलन है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये आंदोलन 1940 में हुआ था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, उसी को यहाँ पर पवनार आंदोलन कहा गया है। तो 17 अक्टूबर 1940 को यह आंदोलन चालू किया गया था। अब यहाँ से पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत आंदोलन से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न पूछा जाता है ये चालू कब हुआ, तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर को ये चालू हुआ था, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को, एक तो याद रखना है। इसके प्रथम सत्याग्रही पूछे जाते हैं, तो प्रथम सत्याग्रही तो आपके विनोबा भावे थे, ठीक है, विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही है, प्रथम। और वही दूसरे सत्याग्रही जब पूछे जाए इससे, तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू, ये दूसरे सत्याग्रही थे। और वही पूछा जाए तीसरे सत्याग्रही कौन थे, याद रखेंगे तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, ये इसके तीसरे सत्याग्रही थे। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। यह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को चालू किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों के दोनों कथन आपके सत्य कथन है, ठीक है, दोनों कथन कैसे हैं, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों तथा तत्कालीन शासकों के युग्म में कौन से सही सुमेलित है, ये हमको बताना है। चलिए एक एक करके समझेंगे कौन किससे जुड़ा हुआ है। निकोलो कांटी की बात की जाए तो इसने देवराय प्रथम के समय में यात्रा की थी, तो देवराय प्रथम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नूनेन की बात की जाए तो इसने अच्युत राय के संबंध में यात्रा की, तो अच्युत ऑप्शन नंबर बी। और डोमिंगो पायस की बात की जाए तो ये कृष्ण देवराय के समय में आया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। तो 1 2 3 यानी उपयुक्त सभी इसका सही विकल्प होगा कि तीनों सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, बताइए। एक तरफ पठार दिए गए, दूसरी तरफ देश दिए गए, कौन सा सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर पहले की बात करें कि लोएस पठार ये चीन में, तो ये बिल्कुल सही है। पोतवार पठार पाकिस्तान में, ये भी बिल्कुल सही है। सान पठार म्यांमार में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा, सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी शंकर नायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शंकर नायर ने यह कार्य किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ का देश कहा जाता है, बताइए। इनमें से किस देश को तिल ताड़ का देश कहा जाता है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ दो नदियां दी गई हैं। पहला है लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। हमसे बोला सत्य कथन। दोस्तों ये जो लिम्पोपो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार नहीं काटती, तो ये गलत हो जाएगा। और जो कांगो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार नहीं काटती, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये दोनों उल्टे कर दिए गए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा कि दोनों ही कथन सत्य नहीं है, ना तो पहला और ना ही दूसरा सत्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। एक ऑप्शन दिया गया चाको का मैदान, ये किसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा कपास उत्पादन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। देखिए आल्प्स पर्वत श्रेणी अलग है और दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी अलग है। हमसे पूछा दक्षिण आल्प्स श्रेणी कहां पर है, तो ये न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछी जाती है याद रखेंगे इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट कुक,
ठीक है, माउंट कुक। तो ये दक्षिण अफ्रीका, माफ कीजिए, दक्षिण आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है जो न्यूजीलैंड में है। अगला प्रश्न है कथन कारक के रूप में दिया गया है। कथन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। दोस्तों दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। अब आपको बताना क्षोभ मंडल के बारे में। पहला के संबंध धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। दूसरा, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होती है। तीसरा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। चौथा है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सभी कथन सत्य हैं। यानी संबंध जो धाराएं हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है, या पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होता है और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर भी दो कथन दिए गए हैं। पहला है, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। ऑप्शन सेकंड है कि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। सही विकल्प हमसे पूछा गया है कि असत्य कथन का चयन करें। माफ कीजिए, असत्य कथन पूछा गया है, तो इसके जो असत्य कथन होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये दोनों ही होगा। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी दोनों ही कथन कैसे हैं, फिर सत्य है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और एक कारक। अब यहाँ पर देखिए कथन कह रहा है कि चिनूक को हिमबच्ची पवन भी कहा जाता है। कारक है कि यह पवन शीतकाल के अधिकतम समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं योग्य उपयोग बनाती है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा पहला और दूसरा दोनों ही सही है। पहला दूसरा दोनों ही सही है, बट आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सिंध और सतलज नदियों के मध्य कौन कौन सा आता है। तो दोस्तों जो हिमालय है पूरा वो इस तरीके से चाप की आकृति में है। इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया इस तरीके से, ठीक है, ये नदियों के आधार पर इसको बांटा गया है। अब नदियों के आधार पर जब बांटा गया तो किस तरीके से बांटा गया है आप समझे। इधर से एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी, इधर से एक नदी आती है यहीं से, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बीच में नदियों को बांटा गया है। तो सिंधु से लेकर सतलज ये सिंधु नदी होगी और ये आपकी सतलज नदी होगी। तो सिंधु से लेकर सतलज नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ता है उस हिमालय का नाम है आपका पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय होगा ये होगा आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। फिर सतलज से लेकर और इधर जब आप आएंगे ये जो आपका उत्तराखंड वाला है, इधर जो नदी आता है उसका नाम है काली, तो इसमें आएगा आपका कुमायूं हिमालय। फिर काली से लेकर नेपाल के बीच आती है तिस्ता नदी, तो ये तिस्ता हिमालय। और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच आता है उसे कहते हैं आप असम हिमालय। तो हिमालय 4 भागों में बांटा है नदियों के आधार पर, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका सही विकल्प होगा पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी स्थित है। यानी दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नायमुड़ी। ये कहां पर है, तो इसका सही विकल्प होगा ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइबेरिया, आपने साइबेरिया सुना होगा, यहाँ पर आइबेरिया की बात हो रही है। कौन कौन से देशों को मिलाकर आइबेरिया कहा जाता है। सही विकल्प होगा स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर आइबेरिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में दिए गए हैं। इसका सही विकल्प होगा, आप सभी बताएंगे किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आर्टिकल 29 में दिए गए हैं। आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और वहीं आर्टिकल 30 की बात की जाए तो आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन और कारक दिए गए, आइए इनके माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। कारक है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर आपको टिक करना है। सही विकल्प आपको टिक करना है, तो सही विकल्प होगा, देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति सॉरी माफ कीजिए, जो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की जो नियुक्ति है ना,
ये आर्टिकल 148 में दी गई। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल किसमें 148 में दी गई और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यहाँ पर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो पहला कथन है ये पदच्युत की बात की गई, ये गलत हो जाएगा, कारक सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कथन जो दिया गया है वो गलत है और कारक सत्य दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कथन गलत और कारक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कोई दिया है कथन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ऑप्शन सेकंड है कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों ही कथन कैसे हैं, सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो बातें कही गई है बिल्कुल सत्य है। अगला है राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके सम्मुख है, अब पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 263 में। आर्टिकल 263 में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के गठन का वर्णन दिया गया है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 315 क्लॉज 2 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, बताइए किसके द्वारा। तो सही विकल्प होगा ये सभी की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, ये जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ देखिए प्रमुख संप्रदाय दिए गए और दूसरी तरफ उनके संस्थापक। इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। रामा, यहाँ पर देखिए एक जो दिया आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मक्खली गोशाल हैं, ये बिल्कुल सही है। वरकरी यहाँ पर नामदेव हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। धरकरी ये रामानंद हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। रामावत संप्रदाय की बात करें तो रामानुज नहीं होंगे। रामावत संप्रदाय के जो संस्थापक उनका नाम है रामानंद। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत था। तो रामावत के रामानंद होंगे, धरकरी के रामदास होंगे, वरकरी नामदेव होंगे, आजीवक मक्खली गोशाल। अगला प्रश्न है, कौन सा एक फफूंदी जनित रोग नहीं है, बताइए। फफूंदी जनित रोग नहीं है, अच्छे प्रश्न है ये, बायोलॉजी के ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, खफरा। देखिए दमा फफूंदी द्वारा होने वाला रोग है, एथलीट फुट फफूंदी द्वारा होने वाला रोग है, गंजापन फफूंदी द्वारा होने वाला रोग है। अगर वहीं बात करें खफरा की, तो खफरा एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। कैसा, याद रखेंगे विषाणु जनित रोग है, विषाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1981 में किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ पर एक बोर्ड दिया गया है जिसका नाम है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। इसके उद्देश्य की बात की गई है, तो इसका उद्देश्य था जीर्ण उद्योग का पुनरुत्थान करना, यानी वे उद्योग जो जर्जर हो चुके हैं उनको दोबारा से काम में लाना ही यहाँ पर जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का उद्देश्य था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। हमसे बोला है कि इनमें से कौन कौन से सत्य कथन है। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया कि भारत में सर्वाधिक जोतों का जो प्रकार है वो सीमांत जोतों का है, तो ये बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। हीरा संस्थान सूरत में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा कि 1, 2, 3 तीनों ही कथन आपके सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। ऑप्शन आपके सम्मुख है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, टायरोसिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक तरफ विटामिन दिए गए, दूसरी तरफ रासायनिक नाम। आपसे बोला कि कौन सही सुमिलित नहीं है, बताइए इसका सही सुमिलित कौन सा नहीं है। विटामिन B5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ये बिल्कुल सही है। विटामिन B9 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं विटामिन B12 को साइवोकाइनो, ये भी बिल्कुल सही दिया गया, देखिए इसका नाम है साइनाकोबालामिन, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन B2 की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन बी, ये जो फ्लोक्विनोन दिया गया ये गलत है। ये जो फ्लूकोनिन दिया गया ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है ये।
इसका जो रासायनिक नाम होगा उसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का होता है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? बताइए, मैकाल पठार नहीं है। अच्छा प्रश्न है। मैकाल पठार पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, हमें याद रखना है कि मैकाल पठार कहां पर है, तो ये दोस्त आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इनसे कौन सी नदी नहीं निकलती ये आपको बताना है। देखिए, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, महानदी यहाँ से ही निकलती है, सोन यहाँ से ही निकलती है, गोदावरी नहीं निकलती, क्योंकि गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो नासिक में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा, कथन और कारक के माध्यम से जवाब देना है। कथन कह रहा है कि कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कारण है कि उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। अब आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, तो बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। कि जो कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो आपका उत्तल दर्पण नहीं होता, वहां पर होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं वो लोग, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग है। एक तरफ प्रमुख स्थल, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। बताइए इनमें से कौन सही सुमिलित नहीं है। देखिए, ओपेरा हाउस की बात करें तो सिडनी में, ये बिल्कुल सही है। काबा की बात करें तो मक्का में, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रैंड कैनोन की बात करें तो ये आपके अरिनोना में, ये भी बिल्कुल सही है। मर्केडा पैलेस की बात करें तो ये आपके स्पेन दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। माफ कीजिए, मिस्र दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो मर्केडा पैलेस है ये आपके जावा में, सॉरी माफ कीजिए जकार्ता में, जकार्ता। और ये जकार्ता कहां पर है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में। इस प्रकार ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों सही है। यहाँ पर भी देखिए, कथन कारक के माध्यम से आपको जवाब देना होगा। कथन कह रहा है कि, माफ कीजिए, अब कथन कह रहा है कि आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है। ठीक है, दूसरा है इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही कथन सही हैं, आर और ए दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका सही विकल्प आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो दोनों कथन है, ये दोनों कथन आपके सत्य हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन पर है और हाइड्रोजन बम आपकी नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। ऑप्शन सेकंड है कि घास के मैदान में जीवन भार का पिरामिड सीधा होता है। थर्ड है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन भार का पिरामिड उल्टा होता है। इस प्रकार सही विकल्प अगर आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे कि इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों का तीनों कथन आपके कैसे हैं? तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी अपवाद की श्रेणी में आती है। देखिए, अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं विधानसभा में और अधिकतम 500 मेंबर होते हैं। इसमें अपवाद की श्रेणी की बात की जाए तो गोवा राज्य एक आपका देखिए अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, जहां पर कितनी सीटें, तो आप याद रखेंगे 40 सीटें हैं। दूसरा, मिजोरम राज्य आपका अपवाद श्रेणी में आता है। यहाँ पर कितनी सीटें, तो यहाँ पर भी आपकी 40 सीटें हैं। तीसरा, आपका सिक्किम राज्य इसकी अपवाद श्रेणी में आता है। यहाँ पर कितनी सीटें, तो यहाँ पर 32 सीटें हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, इन 3 राज्यों में कम सीटें 60 से, बाकी त्रिपुरा में 60 से अधिक सीटें हैं। ये तीनों ही राज्य याद रखने हैं कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचय निधि पर भारित होते हैं। तो भारत के संचय निधि से कौन कौन से व्यय दिए जाते हैं। पहला तो ऑप्शन दिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की पेंशन, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन पेंशन, बिल्कुल सही है। तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। तो दोस्त याद रखेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन भी दी जाती है ना, ये कौन से न्यायालय से दी जाती है, तो याद रखेंगे ये सभी के सभी आपके आर्टिकल 266 यानी आर्टिकल 266 के तहत भारत एवं राज्य की संचय निधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही
सही होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? बताएंगे। यहाँ पर 4 विभागों की स्थापना की गई थी, इनमें से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की? ठीक है, यहाँ संबंधित नहीं था, ये नहीं का शब्द दिया गया है। तो आइए बात करेंगे एक एक करके। दीवाने बदंगा की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया था। दार उल फपा की बात करें, ये भी आपके फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया था। दीवान ए कोही, तो ये जो दीवान ए कोही है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कृषि विभाग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कृषि विभाग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि दीवान ए कोही किसको क्या कहा गया? कृषि विभाग। और यही जो विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीवाने इस्तिका ये भी आपके फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ सही सुमेलित बोला, एक तरफ मत और दूसरी तरफ संस्थापक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है, तो आप इसको चाहें तो नोट कर लें। बताएंगे कौन सा सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर जो दिया है, विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य, ये बिल्कुल सही है। द्वैतवाद ये माधवाचार्य, ये भी बिल्कुल सही है। शुद्ध द्वैतवाद ये बल्लवाचार्य, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि सभी सही सुमेलित हैं। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। इसका सही विकल्प होगा केवल ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर पहला। क्यों दूसरा गलत हो जाएगा? क्योंकि ये गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये महाराष्ट्र राज्य में है। ये आपको याद रखना है कि मार्कंडेश्वर मंदिर कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है कि मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? 4 ऑप्शन है, सबसे पूर्व की पहाड़ियों को आपको बताना है। तो दोस्त याद रखेंगे, इसका सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पठार। ये सबसे पूर्व में है। इस तरीके से अगर भारत के मैप को अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पर ये छोटा नागपुर की पहाड़ी आएंगी। ठीक है, उसके बाद मैकाल की पहाड़ी, फिर महादेव की पहाड़ी, उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ी। इस प्रकार सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द का प्रयोग दिया है। एक तरफ कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ अवस्थिति। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए बात करें तलचर की, ये महानदी घाटी में बिल्कुल सही है। कर्णपुरा की बात करें दामोदर घाटी में, ये बिल्कुल सही है। सिंगरैनी की बात करें गोदावरी घाटी में, बिल्कुल सही है। सिंगरौली की बात करें नर्मदा घाटी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सिंगरौली दिया गया ये नर्मदा घाटी में नहीं होगा। सिंगरौली आपका सोन घाटी में होगा। कहां पर होगा ये सोन नदी अर्थात तो सोन घाटी में होगा। तो ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न पर विचार करें। यहाँ पर 4 आंदोलन दिए गए हैं, आपको इनको कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझे पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब होता है? तो ये आपके 1873 में होता है। ठीक है, 1873 में। संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 में होता है संथाल विद्रोह। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की बात करें तो 1914 में होता है ताना भगत आंदोलन। एका आंदोलन 1922 में होता है। अब आपको इनको क्रम से लगाना है, तो क्रम से जब आप इसे लगाएंगे तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी संथाल आंदोलन, उसके बाद आएगा आपका पावना आंदोलन, उसके बाद आपका आएगा ताना भगत और सबसे लास्ट में एक आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनकी डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। आपसे बोला गया है कि उपयुक्त में से सत्य कथन कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन और कारक दिए गए हैं, बताइए। अब एक कथन है कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस करता नहीं करता। यहाँ देखिए नहीं शब्द का प्रयोग दिया गया है। कारण है कि मस्तिष्क में दर्द ग्रहनिकाओं का अभाव होता है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा पहला और दूसरा, दोनों ही कथन सही है। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को फल फरकरा भी कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा कि फल फरकरा इनमें से किसको कहा जाता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज को। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ 2 कथन है, 1 और 2। पहला, ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तारित हैं।
इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सही विकल्प होगा 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है, बताएंगे ग्रीन मफलर क्या होता है। इसका सही विकल्प होगा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे को ग्रीन मफलर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए थायमिन की कमी से। याद रखना है कि वेरी वेरी जो बीमारी है थायमिन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं सही सुमेलित है। एक तरफ संस्थान और दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है, बताइए। राष्ट्रीय मानव विकलांग संस्थान सिकंदराबाद दे रहा है, तो ये जो राष्ट्रीय मानव विकलांग संस्थान दिया गया है ये आपको बताना है कहां पर है, ठीक है। दूसरा है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग कोलकाता, तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कि दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और हिंदू कॉलेज, इनको इनकी स्थापना के आधार पर आपको लगाना है। तो दिल्ली कॉलेज की बात करें, जैसे दिल्ली कॉलेज तो इसकी स्थापना होती है 1824 में। मेयो कॉलेज की बात करें तो मेयो कॉलेज की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है 1875 में, ठीक है, मेयो कॉलेज। उसके बाद हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में खोला गया था, इसकी जो स्थापना की जाती है वो 1817 में। इस प्रकार जब आप इसे सुमिलित करेंगे तो पाएंगे कि इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है, अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी होता है, अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी से होगा, दोनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है फिर दोबारा से कथन और कारक के माध्यम से, कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, कारण कह रहा है कि सिलिकॉन की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। अब आप बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा कथन और कारक दोनों सही है, पहला सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं हेलोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता भी बढ़ती है उसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते, या तो मुंबई त्रिमूर्ति के संबंध में कौन नहीं है ये आपको बताना है। फिरोज सेमता मुंबई त्रिमूर्ति का अंग है, केटी तेलन मुंबई त्रिमूर्ति का अंग है और बदरुद्दीन तैयब जी मुंबई त्रिमूर्ति के अंग हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जीडी देशमुख। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ दिया बन्नी चारागाह, ये गुजरात में, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित होगा। दूसरा है बगलिया चारागाह उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। खज्जियार चारागाह, तो खज्जियार चारागाह आपका सिक्किम में नहीं होगा, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में, ये गलत हो जाएगा। पहलगांव ये जम्मू कश्मीर, ये भी बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी देखिए कथन कारक के माध्यम से आपको जवाब देना है, ठीक है। बताइए कथन कारक के माध्यम से। अब एक कथन कह रहा है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, कारण है कि सोडियम वायु में अधिक क्रियाशील हो जाता है या बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो यहाँ पर तो दोनों ही कथन आपको सत्य नजर आएंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। ये जो कथन है ये दोनों ही आपको सत्य नजर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है, ये एक संगठन है जो आपसे पूछा गया कहां पर है ये। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ये नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन। अगला है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्न में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में, 1956 में यह स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है इनमें से कौन एक सही सुमेलित है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसमें सही सुमेलित की तरफ। तबकात अकबरी ये निजामुद्दीन की बात है, तो ये बिल्कुल सही है। तारीख यामनी अल उल्फी, ये भी बिल्कुल सही है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही सुमेलित हैं। यहाँ पर भी दो कथन है, एक है अभिकथन दूसरा कारक। अभिकथन है कि धन
विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कर्नाटक के संविधान का अनुच्छेद 109 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इसका सही विकल्प आप सभी को बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा बताइए। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों ही कथन सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। 85वां प्रश्न है कि मेरियान या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, यह प्रशांत महासागर में है। तो ये बिल्कुल सत्य कहानी है। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा कि मेरियाना गर्त या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी है और ये प्रशांत महासागर में है। माफ कीजिए। अगला प्रश्न है कि शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के विकास किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि के पद पर नियुक्त किया गया था। उन कवि का नाम था कलीम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नियुक्त अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सम्मुख होगा, देखिए। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मगरमरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है। याद रखेंगे, वायुमंडलीय दृष्टि मृगमरीचिका की जो व्याख्या है वो किस सिद्धांत पर की जाती है। उस सिद्धांत को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। 3 कथन है। पहला है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण उनकी तरंग दैर्ध्य से होता है। दूसरा है कि श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तीसरा है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। इस प्रकार आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। बताइए, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों ही कथन कैसे हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। आप यहाँ देखेंगे ये भी कथन, ये भी और ये तीनों ही कथन सत्य कथन है। अगला, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यशील जनसंख्या की बात हो रही है तो यहाँ पर आप सभी टिक करेंगे 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। कार्यशील जनसंख्या 15 वर्ष से 64 वर्ष को कहा गया है। लाइकेन के बारे में आपको सही कथन बताने हैं। पहला कह रहा है यहाँ पर लाइकेन के बारे में कि ये वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं। दूसरा, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल सही बात है कि वायु के प्रदूषक जैव सूचक हैं और ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। ये बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बना दिया। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक रोका जा सकता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसको पारित कर देगी, नहीं तो ये पारित माना जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। दूसरा, ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तब आप बताएंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 3 कथन दिए गए, आपको बताना कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। अब आप बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में जो 3 कथन दिए गए, ये तीनों के तीनों कथन सत्य कथन है। अगला है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग दिया गया है। याद रखेंगे, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। आप बताएंगे नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही विकल्प, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो रेंगमा जनजाति है ये अंडमान निकोबार की मूल निवासी जनजाति नहीं है। ये नागालैंड में पाई जाती थी रेंगमा, ठीक है, और आसाम वाले कुछ भागों में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तब दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर जो बोमडिला दर्रा दिया गया है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, तो ये तो आपका सही सुमेलित हो जाएगा। नाथुला दर्रा दिया गया, ये सिक्किम राज्य में होता है। ठीक है, कौन से राज्य में होगा ये दोस्तों आपके सिक्किम राज्य का दर्रा है, और यही तो गलत दे दिया है, यही गलत दे दिया, तो ये गलत है। जेलेपला सिक्किम में, ये बिल्कुल सही है। मुल्लिंग उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध विद्युत परियोजनाएं उपयुक्त में से कौन से चंबल नदी पर हैं। तो दोस्त याद रखेंगे, ये जो परियोजनाएं दी गई हैं ये सभी के सभी आपकी चंबल नदी पर ही हैं। ये सभी के सभी चंबल नदी पर ही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का उपयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु किया जाता है, बताइए। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम का जो प्रयोग किया जाता है वो धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए किया जाता है। एक तरफ प्रमुख संस्थान, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है, बताएंगे। और हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ देखेंगे कि उपयुक्त की सहायता से आपको सुमेलित करना है, कौन कहां पर सुमेलित होगा। ठीक है, केंद्रीय शुष्क भूमि वाला अगर बात करें भूमि कृषि संस्थान, तो ये जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा देहरादून, सॉरी माफ कीजिए हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में होगी, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका मैसूर में होगा। और सल के वानिकी आपके वाराणसी में होगा। इसका सही विकल्प होगा, यहाँ पर देखेंगे आप, पहले आएगा 2 1 यानी 21 43। 21 43 आप देखिए, 21 43 ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 43। अगला प्रश्न है कि अब देखिए ये जो प्रश्न आ गया ये आपके आ गया है किसका, ये प्रश्न आ गया आपके रीजनिंग का। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान है। ठीक है, इस तरीके से माने किसी परीक्षा में एक महिला का ये टोटल जनसंख्या है, ऊपर से तो जो इसका स्थान दिया गया है वो 16वां दिया गया है। ठीक है, और नीचे से जो इसका स्थान दिया गया यही ये स्थान दिया गया 29वां। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, यानी 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे, यानी 5 छात्र अनुपस्थित रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, बताइए। इसमें पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए 16 छात्र तो ऊपर से आएंगे और नीचे से 29 छात्र हैं, अर्थात 28 इधर से होंगे, तो प्लस कितना हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो पाएंगे इसका जो योग होगा वो 44 होगा। ठीक है, 44 होगा। चूंकि 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11। 11 और आप इसमें ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 55। इसी प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, 55 छात्र। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। आपसे यहाँ पर देखिए खाली विकल्प पूछा गया कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। क्या करें कि देखिए या तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होते हैं या फिर ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होते हैं। अब आपको बताना कि खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 4 का वर्ग किया ये 16 हो जाएगा, 2 का वर्ग किया 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग किया 1 हो जाएगा, टोटल योग करोगे 21 हो जाएगा। ये टोटल योग करोगे 21। इसी प्रकार देखिए इसका 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 9 और 8 का वर्ग 64, इन सबको ऐड करोगे 98 हो जाएगा। ऐसे आपको 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9, टोटल जब आप इसका ऐड करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आप सभी याद रखेंगे, टोटल योग करेंगे इसका योग आएगा 94। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह कह रहा है कि देखिए किसका सवाल है ये, रक्त संबंध, जैसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ये कह रहा है यदि ए बी की बहन है, तो आप इसको एक एक करके समझेंगे। ए बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे भाई बहन में। आगे कह रहा है सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, तो सी जब बी की माँ है तो इन दोनों की माँ होगी। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, सी का पिता कौन होगा, डी होगा, तो आप यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, डी सी का पिता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, तो डी की माँ कौन होगी, ई होगी, तो ई और इससे ऊपर जाएगी, ई और ऊपर आएगी। ठीक है, ई और ऊपर आएगी। अब आगे क्या कह रहा है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, ए का डी से यानी डी का ये ए कौन लगा, तो आप बताएंगे देखिए ये इसके पिता और ये इसकी ये दादा, तो ये कौन हो जाएगा इसका, ये इसका कौन हो जाएगा, पोता या पोती, पोता होगा, तो ऑप्शन नंबर पोती होगी, क्योंकि माइनस में दे रहा है तो ये पोती होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रक्त संबंध के प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि शब्दों के विषम युग्म को चुनिए, बताइए विषम युग्म को चुनना है। एक आयतन लीटर, ठीक है, तो लीटर से आयतन, और यहाँ दिया दबाव बैरोमीटर, लंबाई मीटर, अवरोध ओम। देखिए जो आयतन है ये लीटर से मापा जाता है, क्या बात है, सही है कि नहीं। दूसरा दिया है लंबाई मीटर में मापी जाती है, अवरोध ओम में मापा जाता है, दबाव बैरोमीटर दे रहा है। ये जो दबाव है ना, जो बैरोमीटर, ये वायुमंडल के दबाव को मापने का उपकरण होता है, जबकि जो दाब यहाँ दिया दबाव, या दाब होना चाहिए था। ठीक है, दाब होता तो आपका कहीं तक सही होता, तो ये उसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, विषम है। आगे यहाँ पर इनको सुमेलित करके आपको टिक करना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है,
तो ऐसा करते हैं, हम इनकी अलग से कुछ एक वीडियो बना देंगे। अभी हम जो वैसे सवाल है जिनमें कम समय लगेगा उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप, तो आप बताएंगे। देखिए, जो महासागर होता है वो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा। द्वीप की बात करें तो द्वीप में सबसे बड़ा कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। जैसे महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। एक सवाल दिया है 105, ठीक है, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे। देखिए कैसे दिया गया है। इन सवालों में क्या थोड़ा समय लग जाता है, बट कुछ नहीं, आइए हम कोशिश करेंगे। देखिए, ई के बाद क्या आता है? एक प्लस करेंगे तो जी, प्लस एक करेंगे, प्लस एक करेंगे, ये आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जब आप जाएंगे प्लस एक करेंगे, प्लस एक करेंगे, प्लस एक करेंगे, इस तरीके से प्लस में चलते रहेंगे। प्लस एक दो तीन, प्लस एक दो तीन चार। देखिए कैसे, ई कितने पे आता है? 5, ये 7 पे आ रहा है, तो कितना हुआ? ई के बाद 7 पे जाएंगे तो प्लस कितना हो रहा होगा? आप पाएंगे कि प्लस यहाँ पर हो रहा होगा 2। या तो इस तरीके से कर लो, या फिर दूसरा तरीका कि ई के बाद क्या आता है? एफ, जी के बाद कितना आता है? यहाँ पर प्लस, देखिए 2, फिर प्लस 3 और फिर प्लस 4, ऐसे ही करेंगे। प्लस ई के बाद प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ के बाद, बताइए एफ के बाद क्या आएगा? एफ के बाद यहाँ पर क्या आएगा? जी आएगा। फिर एच, एच में कितना करोगे? प्लस 2 करोगे तो एच के बाद क्या आएगा? जे आएगा। फिर इसमें प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। इसमें प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा जे, जी जे एम पी। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक सवाल ये थोड़ा लॉन्ग है तो इसको हम बाद में करा देंगे, ठीक है। थोड़ी सिंपल सिंपल सवालों को भी देखते चलते हैं जिससे कि आपका समय कम खराब हो। ये देखिए एक वृत्त का टाइप, ये सारे मैथ के सवाल दिए गए, कैलेंडर के मैथ के, आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए यूपी के सवालों को करा देता हूँ। 111वां सवाल दिया गया है, ठीक है, 111वां सवाल दिया गया है। प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? तो न्यूनतम होगा श्रावस्ती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो बताइए इनमें सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सबसे बाद में हुई है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसे बोलते हैं नाबार्ड। यानी इसकी जो स्थापना हुई है वो 1982 में हुई है, इसीलिए इसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। अगला प्रश्न है एग मार्क गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह निम्न में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यह किया जाता है विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयालबाग स्थित है, ये जो दयालबाग है आगरा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया, देखिए उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में यहाँ पर जो सत्य कथन है वो आपको बताने हैं। इसका जो सही विकल्प होगा वो आपको बताना है। देखिए वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, वह नगर निगम का पदेन सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। कार्यकारी समिति का सदस्य सभापति, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला प्रश्न है। देखिए कह उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुई। तब आप बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही डेटे आपकी सही हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। एक तरफ वन्यजीव विहार और दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। पटना पक्षी विहार की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट एटा में है, ठीक है। उसके बाद पार्वती अरंगा ये आपके गोंडा में है, चंद्रभागा ये चंदौली में है और रानीपुर बांदा में है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? जो नरोरा है आपके बुलंदशहर में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसके सवाल दिए गए वो रीजनिंग और मैथ के सवाल हैं और कुछ आपके और तरीके के सवाल हैं, तो उनको हमने अभी इसमें छोड़ दिया क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो हमें लगा कि इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से रीजनिंग के क्वेश्चनों की भी अलग से स्पेशल वीडियो आएगी, क्योंकि रीजनिंग आपके एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाता है और ये 15 नंबर आप चाहें तो 7-8 वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।